हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है एटम्स, जो मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो टॉपिक है इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombard on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass। मतलब कि क्लोजेस्ट अप्रोच मास में क्या रिलेशन है? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Jd, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी है, तो जो न्यूक्लियस है डिपेंड्स ऑन द मास। ओके, न्यूक्लियस। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो इसमें सोल्व करते हैं तो फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इधर से अल्फा कोई पार्टिकल जो है, यहाँ से कोई एक अल्फा पार्टिकल है जो चलना स्टार्ट करेगी, चलते जाएगी। तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके ये रुक जाएगी, और यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? Zd, ये भी पॉजिटिव है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। R0 इसका सिंबल देते हैं। तो m हो गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग इसके बीच और इसके बीच, ए और बी के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल एनर्जी ए और टोटल एनर्जी बी। तो यहाँ पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा 1/2 m अल्फा, मतलब मास ऑफ अल्फा इंटू भी का स्क्वायर। ये मास हो गया उसका, ये भी हो गया। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0, क्योंकि बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। 1/4πε0 Q1 Q2/r करते हैं तो r बहुत बड़ा है तो इसीलिए 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा एनर्जी? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1/4πε0 Q अल्फा और Q न्यूक्लियस डिवाइड बटे क्या हो गया? R0। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2 m v का स्क्वायर इजिकल टू 1/4πε0 Q अल्फा, मतलब कि 2 इंटू ई, Ze दिया है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इंटू R0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? R0 इजिकल टू 2Ze स्क्वायर डिवाइडेड बटे 1/2 m इंटू अल्फा, सॉरी m इंटू अल्फा नहीं, m इंटू भी का स्क्वायर, और पहले से है फिर 4πε0। तो क्या लिखा है कि जो V0 1/m है R0 जो है 1/m है, R0 जो है 1/v का स्क्वायर है, R0 जो है वो डायरेक्टली किसका है? Z है। देख रहे हैं, इतने सारे फार्मूला आ गए आपको कि R0 1/m है, R0 1/v स्क्वायर है और R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? मास का रिलेशन है तो ये होना चाहिए, तो यही हो गया आंसर। देख रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m। क्वेश्चन नंबर 2, एन अल्फा nucleus of energy 1/2 mv square bombards as heavy nucleus target charge Jd, then the distance of closest approach of alpha nucleus will be proportional to, सेम वही सवाल है। तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मतलब कि 1, फिर वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? तो यही आंसर होगा। फिर तो आंसर यही ना होगा। 1/v का स्क्वायर है तो 1/v का स्क्वायर होता है तो ऑप्शन तो है नहीं 1/v स्क्वायर। 1/Jd है, ये भी नहीं होता है। 1/v के पावर पर भी, फिर इसका भी आंसर यही होगा, है ना। 2 में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे 1/2 mv0 इसका स्क्वायर इजिकल टू 1/4πε0 इंटू
2E इंटू जेड ई डिवाइडेड बटे आर नॉट, ऐसे। तो आर नॉट इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू 2ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 1/2m इंटू वी नॉट इसका स्क्वायर। आर नॉट ये हो गया आपको क्या 1/m, यही ऑप्शन में है। आर नॉट 1/v नॉट का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं। आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन में है, तो यही होगा करेक्ट आंसर। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, when a projectile of charge q1 and mass m1 approaches a target nucleus of z2 and mass m2, the distance of the closest approach is r0, the energy of projectile is। तो एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर है आपको z1 चार्ज है, इसका मास क्या है m1 है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसका मास जो है वो है m2 और चार्ज जो है वो क्या है z2 है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर आ जाता था तो क्या लिखते थे कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी 1/2m v का स्क्वायर m1 v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसका चार्ज लिखेंगे z1 E इंटू Z1 कर दिया इसका चार्ज, और इसका चार्ज इसका Z2 है, और E से गुणा कर देंगे तो इसका चार्ज निकल जाएगा Q1 हो गया, ये Q1 हो गया और ये पूरा Q2 हो गया, और डिवाइडेड बटे R0। ये समझ में आया आपको? तो हमको बताना है कि ये जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो E कांस्टेंट सिर्फ बच गया क्या Z1 और Z। 1/2m1 v का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Z1 Z2 E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R0। तो ये वाली जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ये एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आया है, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर हम देखें तो क्या मिलेगा आपको, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z1 और Z2। ये हो गया आंसर, Z1 और Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, ये आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is, तो आपको बताना है कि इसका जो Coulomb फोर्स है वो क्या होगा, ये बताना है। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमको। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो निगेटिव है, यहाँ पर चार्ज क्या है वो पॉजिटिव है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है d है। तो F जो सेंटर की तरफ लगेगा इसमें F है, वो हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 E इंटू माइनस E डिवाइडेड बटे क्या होगा R का स्क्वायर। तो F इक्वल टू, इसको K लिखना है, E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर माइनस, इसको वेक्टर में लिखना है तो R कैप लिख देते हैं, यही आंसर होगा। क्लियर, ऐसा होगा
आर कैप, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, और आर कैप को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बटे आर, ऐसे एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज का लास्ट लाइन, ठीक है, मतलब कि n2 बराबर इन्फिनिटी और n1 बराबर 2, एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज का मतलब हुआ n1 बराबर 1 और n2 बराबर हो गया, n2 बराबर इन्फिनिटी, लाइमन सीरीज का। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, बामर का और आपको चाहिए और लाइमन का लास्ट लाइन। पहले बात तो समझिए, 1 बटे लेमडा इज इक्वल टू आर डी 1 बटे n1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे n2 का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट लाइन का मतलब है n2 इक्वल टू इन्फिनिटी, सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बामर का। तो बामर में क्या लिखते हैं आप, आर डी लिखते हैं, बिल्कुल आर डी, और 1 बटे यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको आर डी हो गया 1 बटे 4 माइनस 0। तो 1 बटे लेमडा बामर इज इक्वल टू आर डी डिवाइडेड बटे कितना 4। तो लेमडा बामर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बटे आर डी, एक हो गया। दूसरा है लाइमन, 1 बटे लेमडा लाइमन इज इक्वल टू आर डी 1 बटे 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको आर डी। तो लेमडा लाइमन इज इक्वल टू हो गया 1 बटे आर डी, ऐसे हो गया। नाउ लेमडा बामर डिवाइडेड बटे लेमडा क्या हो गया लाइमन इज इक्वल टू, बामर की अगर बात करें तो ये हो गया बामर का वैल्यूज, बामर का वैल्यूज है 4 डिवाइडेड बटे आर डी, और यहाँ पर हो गया 1 बटे आर डी, 1 बटे आर डी। तो आर डी से आर डी क्या हो गया कैंसिल, तो बच क्या गया 4। लेमडा बामर डिवाइडेड बटे लेमडा लाइमन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बटे 1, लेमडा बामर लेमडा लाइमन इज इक्वल टू 4 रेशियो 1, और ये हो गया आंसर। लेमडा बामर और लेमडा लाइमन इज इक्वल टू 4 रेशियो 1, ऐसे लिख सकते, ये आंसर होगा 4। गिवन वैल्यू ऑफ Rydberg constant is 10 to the power 7 meter minus 1. The wave number of last line of the Balmer series is last line of the Balmer series in hydrogen atom will be। तो कह रहे कि वेव नंबर आपको निकालना है। तो वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पहली बात की 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर डी, और 1 बटे n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। अगर बात करें हम बामर सीरीज का, बामर सीरीज का बात करेंगे तो n1 बराबर 2 लिखेंगे और n2 बराबर इन्फिनिटी लिखेंगे, लास्ट लाइन की बात हो रही है। आर डी की जो बात करते हैं यहाँ पर 10 टू द पावर 7 दिया हुआ है मीटर माइनस 1, ओके। और 1 बटे जो लेमडा होता है इसको हम लोग लेमडा ऐसे लिखते हैं, बार लिखते हैं, और इसका नाम देते हैं हम लोग वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू वेव नंबर 1 बटे लेमडा यानी आर डी, ये हो गया आर डी,
इंटू 1 डिवाइडेड बटे 4 माइनस 1 बटे इन्फिनिटिव का स्क्वायर। वेव नंबर इज इक्वल टू आर डी 10 टू द पावर 7 इंटू 1 बटे 4, इसका स्क्वायर कर दिए 1 बटे 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? वेव नंबर इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू द पावर 7, या वेव नंबर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 या 25 इंटू 10 टू द पावर 5, ये लिख सकते हैं मीटर में दिया हुआ है। ओके, रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए लाइमन का और बामर का। पहला बात यह है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब बोलेंगे हम लोग। जैसे कि लाइमन की अगर हम बात करें, लाइमन का लॉन्गेस्ट कब होगा? N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2 पे लॉन्गेस्ट होता है। अगर लाइमन में हमको मिनिमम देखना हो तो N1 बराबर 1 और N2 बराबर इन्फिनिटी पर मिलेगा। तो लाइमन का पहले निकालिए, लाइमन का ही मैक्सिमम है। क्या है ये? मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिखेंगे आर डी, बिल्कुल 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 है 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो 3 डिवाइडेड बटे 4 हो गया। ये हो गया 1 बटे लेमडा एल, लाइमन का हो गया। तो ये हो गया आपको 4 डिवाइडेड बटे 3 और फिर क्या हो गया? आर डी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हो गया। तो लेमडा एल इज इक्वल टू 4 बटे 3 आर डी बन गया। ओके, लाइमन हो गया। अब करते हैं बामर। मैक्सिमम वेवलेंथ, दोनों में मैक्सिमम वेवलेंथ है। मैक्सिमम वेवलेंथ का आप कंडीशन जानते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकाली जाती है। N1 बराबर लाइमन है, बामर का 2 हो जाएगा N1, और N2 बराबर क्या होना चाहिए? 3, बस निकट वाला। तो यहाँ पर हो गया 1 बटे लेमडा बामर। तो ये हो गया आर डी होगा 1 और 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 3 का स्क्वायर। ये हो गया क्या? आर डी हो गया 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 9। 1 बटे लेमडा बामर इज इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पर है सोल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बटे 4 इंटू 9, और ये हो गया आर डी। लेमडा बामर इज इक्वल टू 4 गुणे 9 डिवाइडेड बटे क्या होगा? 5 आर डी। ऐसे अब इसको हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो लेमडा लाइमन और लेमडा क्या होगा? बामर इज इक्वल टू लाइमन, लाइमन में क्या होगा? 4 डिवाइडेड बटे 3 आर डी होगा। 4 गुणे 9 डिवाइडेड बटे क्या होगा? 5 आर डी होगा, है ना। आर डी से आर डी कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस सीधे 5 ऊपर चला जाएगा और 3 इंटू 9 29 27 हो जाएगा। तो लेमडा लाइमन बटे लेमडा बामर मैक्सिमम है ये 5 डिवाइडेड बटे 27, यही होगा आंसर। समझे बच्चों? बटे 27। क्वेश्चन नंबर 8, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब कि फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, मतलब N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज, मतलब N2 बराबर 2 और N3 बराबर N1 बराबर 2 और N2 इज इक्वल टू 3। बामर सीरीज देख रहे हैं ना, सेकेंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज, ध्यान दीजिएगा। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, नॉट हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ जेड ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज, जेड का वैल्यू निकालना है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू 2,
किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर में क्या होता है? N1 बराबर 2 होता है और सेकेंड लाइन है तो N2 बराबर 3 हो जाएगा। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1/λ लाइमन इज इक्वल टू 1/λ बाल्मर। समझ में आया ये? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? RD लिखेंगे, बिल्कुल सही। लाइमन के लिए लिख रहे थे फर्स्ट लाइन, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का मतलब हो गया 1/2। या कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक लाइन और लिख देते हैं। इसको लिखिए, इसका लिखिएगा RD लिखिएगा, और 1 डिवाइडेड बटे क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू जेड का स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखिए RD, फिर यहाँ लिखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, सही है। ये देखिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जेड इज इक्वल टू क्या है? 1 है। इसके लिए N2 कितना है? 2 है। इसके लिए N2 कितना है? 3 है। और क्या निकालना है? ये वाला जेड निकालना है। ये जेड क्या है? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बटे 1 माइनस 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 इंटू जेड स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब इसको सोल्व करिए। तो ये हो जाएगा कितना आपको? 4 अब माइनस 1 डिवाइडेड बटे 4, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 5 डिवाइडेड बटे 4 इंटू 9। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या मिला आपको? यहाँ पर मिला 3 और इजिक इंटू जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 इंटू जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया 27 डिवाइडेड बटे 5 इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया आपको जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू, फिर हो गया 2 4, इतना हो गया। फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 5.4। तो इसका रूट कितना होगा लगभग? अब जेड 2 तो होगा नहीं, पर एटॉमिक नंबर तो आपको नंबर होता है, फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो 2 ही होगा, है ना। 3 तो हो नहीं सकता, 3 तो 9 में होगा ना, तो इतना आएगा। मतलब कि हीलियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीलियम। आंसर यही होगा। Which source is associated with line emission spectrum? इलेक्ट्रिक फायर नियॉन स्ट्रीट साइन, ये इंपॉर्टेंट है। नियॉन स्ट्रीट जो साइन है वो लाइन इमिजन में स्पेक्ट्रम में होता है। हालांकि ये सब स्पेक्ट्रम जो टॉपिक है वो हटा भी दिया है। क्लियर? अब यहां देखेंगे, लेट E1 and E2 be the energy of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom, respectively. According to Bohr's model of an atom, the ratio T1 and T2. T1 and T2 is the symbol of energy. ठीक है? तो एक तो है फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड होता है, वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बटे एन का स्क्वायर। तो इसको टी दिया हुआ है आपको एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए 1 लिखेंगे और एन का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि T1 जो हो गया वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
डिवाइडेड बटे 2 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, इसको मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं। तो n बराबर 2 ले लेते हैं। T2 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 3 इसका स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो T1 डिवाइडेड बटे क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 2 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बटे 3 का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 का स्क्वायर। T1 डिवाइडेड बटे T2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बटे 4, T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 9 रेशियो 4, यही हो गया आंसर। तो आज हम लोग एटम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू 10 के बाद सोल्व करेंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।